ओके, तो हम लोगों ने अब तक कोरिलेशन के थ्रू फीचर सिलेक्शन में अभी हम लोगों ने पियर्सन टेस्ट देखा हुआ है, स्पीयरमैन टेस्ट देखा। ये टेस्ट है कैंडाल टेस्ट। एक्चुअली ये हम लोगों ने जो पियर्सन टेस्ट पढ़ा था, पियर्सन टेस्ट होता है जब दो फीचर के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो, ठीक है। और स्पीयरमैन टेस्ट तब हम लोग परफॉर्म करते हैं जब दोनों फीचर के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो। और जबकि कैंडाल टेस्ट तब परफॉर्म करते हैं जब दोनों फीचर के बीच में किसी तरीके का मोनोटोनिक रिलेशनशिप हो, ठीक है। तब जाके हम लोग कैंडाल टेस्ट यूज़ करते हैं। अब मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, मोनोटोनिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास दो फीचर हैं एक्स और वाई, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स फीचर को इस पे प्लॉट, वाई को इस पे प्लॉट करें। अब हमारा जो फंक्शन है, आई मीन एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो भले इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब एक्स और वाई के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, लेकिन मोनोटोनिक टाइप का है। मोनोटोनिक इन द सेंस जैसे कुछ इंटरवल के लिए बढ़ा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया या थोड़ा सा डाउन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंटरवल के लिए बढ़ा, फिर उसके बाद डाउन हुआ, फिर उसके बाद कुछ इंटरवल के लिए बढ़ा। तो इस तरीके से मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इतने इंटरवल के लिए पहले बढ़ा है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को बोलते हैं मोनोटोनिक रिलेशनशिप, ठीक है, या मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। इस तरीके का अगर दो फीचर हैं तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट तो है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि एक्स एक पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं इन दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो डिपेंडेंट तो है, मतलब एक सिंपल सा पैटर्न ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम लोग जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारा कैंडाल, ठीक है। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर कैंडाल टेस्ट के थ्रू आप लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हो, और साथ ही साथ फीचर सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे, हाइपोथेसिस भी देखेंगे और फीचर सिलेक्शन भी देखेंगे। तो इसके स्टेप क्या है ये देख लेते हैं पहले, फिर एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे। तो स्टेप अब तक जो हम लोग पढ़ते हैं वही सारे स्टेप होंगे। सबसे पहले दो फीचर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इनपुट फीचर में से ऐसे दो चीज़ें होती हैं डेटा सेट में, इनपुट फीचर, आउटपुट फीचर। मतलब सपोज हमारे पास अ, चार फीचर है, उसके करस्पॉन्डिंग एक क्लास है। तो जो चार फीचर होंगे वो इनपुट फीचर, और जो क्लास होगा वो आउटपुट फीचर। तो क्योंकि यहाँ पर कोरिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग, आई मीन जो यहाँ पर हम लोग फीचर सिलेक्शन करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, कोरिलेशन के बेसिस पे। वही अगेन, अगर सपोज x1 x2 और x3 हमारे पास तीन फीचर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके बीच का कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सपोज x1 और x2 के बीच का कोरिलेशन अच्छा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा आ गया, तो उनमें से कोई एक ही फीचर सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल इससे भी वही चीज़ सीखेगा जो इससे सीखेगा, सेम चीज़ सीखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक फीचर ओवरहेड हो जाएगा। तो इसलिए एक फीचर को रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो हमें बस यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फीचर हाईली कोरिलेटेड हैं, और जो फीचर हाईली कोरिलेटेड होंगे उनको हम लोग रिमूव कर देंगे, उनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी और फीचर सिलेक्शन दोनों ही अभी हम लोग फिलहाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी फीचर दिए गए हैं उनमें से कोई दो फीचर सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज हमने कोई दो फीचर लिए, सपोज x1 और x2 लिया, x1 को नाम दिया x और x2 को नाम दिया y, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम लोग दो हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे कि नल हाइपोथेसिस कि x और y फीचर एक दूसरे पे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, हमारी x और y डिपेंडेंट है। अगर नल है इंडिपेंडेंट तो अल्टरनेट क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट। अब अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें करनी है तो उसके लिए हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल भी चाहिए। तो सपोज हमने सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इक्वल्स टू 0.5 ले लिया। अगर सिर्फ फीचर सिलेक्शन करना है तो वन के बाद आप लोग डायरेक्टली फोर्थ स्टेप पे आ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको।
ये 2 स्टेप करने की, ठीक। तो अगर सपोज सिर्फ फीचर सिलेक्शन करना है तो डेटा डिफाइन किया और सीधे डायरेक्टली स्पीयरमैन फॉर्मूले से स्पीयरमैन टेस्ट किया, जो भी स्कोर आया उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फीचर का सिलेक्शन कर लेंगे। तो अगेन जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो हमें अगेन मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे हमारे पास 3 फीचर हैं, तो x1 और x3, ठीक है। और x1 x1 x2 और, ठीक है। मतलब क्या, हम लोग स्पीयरमैन टेस्ट में दो दो फीचर करके भेजेंगे। सपोज पहले x1 को भेजा, तो क्योंकि ये दोनों एकदम सेम है फीचर, तो इनका कोरिलेशन क्या आएगा, 1 आएगा। अब x1 और x2 को भेजेंगे तो इसका सपोज वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और ये वैल्यू जो होगी, सॉरी स्पीयरमैन टेस्ट नहीं, हम बार बार स्पीयरमैन टेस्ट बोल दे रहे हैं, यहाँ कैंडाल टेस्ट होगा। अभी तक जो जितनी बार स्पीयरमैन टेस्ट हमने बोला वो कैंडाल टेस्ट ही है, ठीक है। ठीक, कैंडाल टेस्ट। अगेन यहाँ पर भी हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितनी बार स्पीयरमैन बोला सब कैंडाल है, ठीक है। तो दो दो फीचर हम लोग कैंडाल टेस्ट में भेजेंगे, और ये कैंडाल टेस्ट उन दो फीचरों का स्कोर रिटर्न करके देगा। जैसे x1 और x2 भेजा, सॉरी x1 और x1 भेजा, फिर x1 और x2 भेजेंगे तो इनके बीच का रिलेशनशिप सपोज 0.8 आ गया। फिर x1 x3 भेजा तो इसका सपोज 0.5 आ गया। इसी तरीके से फिर अगेन आपकी बार x2 और x1 भेजेंगे तो इसका जो भी स्कोर आएगा 0.3 आ गया। इस तरीके से पूरी टेबल हम लोग फिल कर लेंगे। सॉरी यहाँ पर 1 होगा क्योंकि x1 और x2 हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। सॉरी x2 और x2, तो x2 सेम फीचर है, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन 1 आएगा, 100% मैच। ठीक है, सपोज कुछ इस तरीके से आ गया। तो अब इसी टेबल के बेसिस पे हम लोग फीचर सिलेक्शन क्या चीज़। सर जो दिया है ना x1 x2 और x3, हाँ, तो ये कैसे फाइंड आउट किया है सर? ये अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो सिग्निफिकेंस। टेस्ट जो हम करेंगे वो हमें ये टेबल रिटर्न करके देगा। ठीक है, समझ रहे हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे, फॉर्मूले से क्वेश्चन। ठीक है ना। कुछ कहना चाह रहे हाँ हो सर, तो हाँ बताओ। सर एक क्वेश्चन था। हम्म सर अभी हमने अभी जो टेबल में आपने लिखा है x1 और x2 का एक कोरिलेशन हमने हम्म जस्ट कंसीडर लिया है, हम्म और नीचे ही फिर x2 और x1 का कोरिलेशन हमने जो लिया पॉइंट। सर ऐसा कुछ डिफरेंस होता है कि मुझे लगता था कि वो x1 और x2 का जो कोरिलेशन आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या चीज होती है इसमें? x1 और x2 क्या कर रहे हो, हेलो। हाँ x1 और x2। यहाँ सर, हाँ हाँ, हम अपने डायग्राम में देखेंगे तो हम्म x1 और x2 का वैल्यू हमने एक जगह पे पॉइंट किया है, दोनों का रिलेशन। हम्म और नेक्स्ट टाइम पे x2 के पास हमने 0.3 लिया है। हाँ, तो तो ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है क्या कि हाँ हाँ, क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मोनोटोनिक है, इसलिए हो सकता, लीनियर होता तो मे बी चेंज सेम होता। ठीक है, तो मोनोटोनिक है, इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि अगर x1 और x2 अगर 0.8 आया है तो x2 और x1 0.8 ही आएगा, ये हम नहीं कह सकते। अगर मोनोटोनिक नहीं होता तो, हम लीनियर होता तो कह सकते थे, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, इमेजिन करके देखो, एक बार सोचने की कोशिश करो तो समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पैरामीटर चेंज हो जाएंगे ना सारे, अभी अभी समझ में आ जाएगा जब हम लोग देखेंगे यहाँ थोड़ी सा हाँ, तो अभी समझ में आएगा। ठीक है, क्या नेटवर्क
थोड़ा तो नेटवर्क खराब है, ब्रेक होता ओके ओके, तो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैंडाल टेस्ट करेंगे हर एक फीचर कॉम्बिनेशन के लिए, और फिर एक हीट मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस हीट मैट्रिक्स आई मीन ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या हीट मैट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग फीचर का सिलेक्शन कर लेंगे। तो और अगर हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम लोग टी टेबल देखेंगे, एक्चुअली कैंडाल टाउ टेस्ट, इसका पूरा नाम है कैंडाल टाउ टेस्ट, ठीक है। तो टाउ टेस्ट ही टी टेस्ट है, ठीक है। तो टी टेस्ट की टेबल हम लोग देखेंगे, और अगेन सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे हम लोग जो इस सिग्निफिकेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे जो भी टी वैल्यू रिटर्न करेगा वो टेबल, उस टी वैल्यू को कैंडाल टेस्ट से मिले हुए स्कोर के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारा स्कोर टेबल के स्कोर से ग्रेटर आता है तो नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है, अगर लेस आता है तो नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होने का मतलब यह है कि दोनों फीचर डिपेंडेंट हैं, मतलब कोई ना कोई कोरिलेशन है दोनों के बीच में। अगर स्कोर हमारा टेबल के स्कोर, हमारा स्कोर टेबल के स्कोर से लेस आता है तो मतलब दोनों फीचर इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि जो कैंडाल स्कोर होगा वो समथिंग अबाउट जीरो के आसपास होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब जीरो के आसपास स्कोर होगा तभी इंडिपेंडेंट है। वन के पास गया तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, निगेटिव की वन की तरफ गया तो निगेटिव कोरिलेशनशिप है, मतलब पोलैरिटी बस निगेटिव हो गई लेकिन रिलेशनशिप जरूर है, रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम लोग नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन करेंगे। अगर सिर्फ हमें फीचर सिलेक्शन करना है तो डायरेक्टली एक्स वाई डिफाइन करके कैंडाल टेस्ट करेंगे, और जिस जिस फीचर का स्कोर, जिन दो फीचरों में स्कोर हाई आया हुआ है या वन के -1 के आसपास आया हुआ है, 1 या -1 के आसपास आया हुआ है, उन दोनों में से कोई एक फीचर ले लेंगे, ठीक है। उन दोनों में से कोई एक फीचर, जैसे x1 और x2 के बीच में 0.8 मतलब 80% चांस है कि ये दोनों सेम है, तो x1 या x2 में से कोई एक फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा फीचर सेलेक्ट करना है, तो अगेन जो इस क्लास का y लेवल दिया गया होगा, मतलब इन तीनों फीचर के करस्पॉन्डिंग क्लास लेवल क्या है, तो हम क्या करेंगे, x2 और y लेके हम लोग क्या करेंगे, फिशरमैन टेस्ट कर सकते हैं या अनोवा टेस्ट कर सकते हैं, और x1 और y को लेके फिशरमैन टेस्ट या अनोवा टेस्ट करेंगे। अब जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसी फीचर को रखेंगे, दूसरे को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिमूवल करेंगे। अब इस तरीके से हम लोग हाइपोथेसिस का आई मीन फीचर सिलेक्शन करेंगे, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जैसा हमने बताया कि जो भी स्कोर मिलेगा उसको टेबल के स्कोर से मैच कराएंगे, अगर ग्रेटर है हमारा स्कोर टेबल के स्कोर से ग्रेटर है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, और अगर लेसर है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि दो सैंपल, मतलब यहाँ तो दो फीचर को ही दो सैंपल बोला जा रहा है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली दो सैंपल के बीच में करी जाती है, और हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि x1 एक सैंपल है और x2 एक सैंपल है, इस तरीके से। तो हमें इतना पता चल जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है कि ये दोनों सैंपल क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी जाती है। अब ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप भी ठीक है, ये स्टेप भी ठीक है, जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, कैंडाल टेस्ट। ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो ये टेस्ट हमें स्कोर रिटर्न करेगा, और इस स्कोर के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे टेबल और हमारे स्कोर के बीच में, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट होगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैंडाल टेस्ट क्या होता है। ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे, डेटा डिफाइन, हाइपोथेसिस डिफाइन, अल्फा डिफाइन, कैंडाल टेस्ट करेंगे, स्कोर लेंगे, कंपेयर करेंगे टेबल और कैंडाल स्कोर को, और इन दोनों के कंपैरिजन के बेस पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस, ठीक। तो मेन मेन क्या है हमारा, कैंडाल टेस्ट, ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए अगेन फार्मूला दिया गया है हमारे पास। जो फार्मूला है वो है एन सी माइनस एन डी डिवाइडेड बाई एन ज़ीरो, ये फार्मूला है, ठीक है। और जहाँ पर एन सी क्या है, नंबर ऑफ कॉन्कॉर्डेंट पेयर, और एन डी क्या है, डिस्कॉर्डेंट पेयर है। ये क्या होते हैं ये हम समझेंगे क्या होते हैं।
बट इससे पहले कुछ चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं, इस फॉर्मूले से पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं कैंडाल के। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कैंडाल टेस्ट क्या होता है, कब परफॉर्म करते हैं, जब मोनोटोनिक रिलेशनशिप हो तब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करके देता है, -1 से 1 के बीच में स्कोर रिटर्न करके देता है। 1 का मतलब है हाईली कोरिलेटेड है दो फीचर, -1 का मतलब हाईली कोरिलेटेड है बट निगेटिव सेंस में, 0 का मतलब कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है, कोरिलेटेड नहीं है। और एक और पॉइंट है क्या, ये नॉन पैरामेट्रिक टाइप का है। नॉन पैरामेट्रिक इन द सेंस, ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोगों ने फीचर सेलेक्ट किए हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि हम अपने फार्मूले में कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ये। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो दो फीचर ले रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। जबकि एनोवा टेस्ट में हम लोगों ने देखा था ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएंस का टेस्ट हो रहा था, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक तरीके का अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है, ठीक है। फीचर सिलेक्शन का अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर फाइनल क्लास लेबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ फीचर के बीच में हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। और एक और पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा के केस में अच्छा रिजल्ट देता है। डिस्क्रीट डेटा सेट जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके, ठीक है। कंटिन्यूस इन द सेंस पॉइंट 1.1.1.2 1.3 इस तरीके से। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक। तो इस तरीके डेटा सेट पे ये अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये तो था ऑल अबाउट कैंडाल, कैंडाल के की पॉइंट्स, ठीक है। बट अब जो मेन फंडा है वो क्या है हमारा, कैंडाल फार्मूला। जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो कैसे करेंगे। एक्चुअली कैंडाल के 3 फार्मूले हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं टाउ ए, टाउ ए, ठीक है। कैंडाल एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, कैंडाल एक जैसे टाउ भी एक साइंटिस्ट थे, कैंडाल भी साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम था कैंडाल टाउ, तो जो टेस्ट का नाम है वो कैंडाल टाउ है, ठीक है। और उस टाउ के बेसिस पे यहाँ पर टी लिखा गया है। टाउ ए बेसिक 3 फॉर्मूले दिए गए कैंडाल टेस्ट के, टाउ ए, टाउ बी और टाउ सी, 3 फॉर्मूले दिए गए। अब इन 3 फॉर्मूलों का क्या सिग्निफिकेंस है ये देखते हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला है एन सी माइनस एन डी, एन सी माइनस एन डी डिवाइडेड बाई एन जीरो। एन जीरो क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट माइनस इंटू टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट -1। तो एन क्या है, टोटल डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एन जीरो इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, मतलब नंबर ऑफ रोज। एन की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ रोज। एन सी क्या है, नंबर ऑफ कंकॉर्डेंट पेयर्स। एन डी की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डिस्कॉर्डेंट पेयर। और एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर। यहाँ पर ये जो एन है नंबर ऑफ पेयर्ड सैंपल, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर एक्स और वाई लेके चल रहे हैं, अगर एक्स में 10 रो हैं वाई में भी 10 रो हैं तो 20 पेयर, नहीं, क्या है, 10 रो हैं बस, ठीक। अब बात करते हैं ये कॉन्कॉर्डेंट पेयर क्या होते हैं, डिस्कॉर्डेंट पेयर क्या होते हैं। सपोज हमने दो फीचर लिए एक्स और वाई और उनको प्लॉट किया 2 डायमेंशन। तो एक्स डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन ये है। हमने क्या किया, डेटा सेट को प्लॉट कर दिया। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, हम लोगों ने सपोज जैसे एक्स वाई दो डेटा पॉइंट हैं। अब इनकी वैल्यू भी ले लेते हैं। इस तरीके से कुछ डेटा पॉइंट ले लिए। अब इन डेटा पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। क्या करना है, डेटा पॉइंट को प्लॉट करना है पूरे पूरे चार्ट में, ठीक। जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे, अब हमें सपोज किसी एक सिंगल डेटा पॉइंट की कॉर्डेंस निकालनी है। जैसे सपोज 2, 3 की कॉर्डेंस निकालनी है, ठीक है। मतलब कॉन्कॉर्डेंट है कि डिस्कॉर्डेंट है, ठीक है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई से, एक्स पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, आई मीन एक्स कॉमा वाई पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जो ये ग्रे स्केल के अंदर जितने डेटा पॉइंट आएंगे ये क्या हो जाते हैं,
कॉन्कॉर्डेंट हो जाते हैं, और ये जो वाइट स्पेस में जो डेटा पॉइंट, जैसे यहाँ पर 3 डेटा पॉइंट आ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, डिस्कॉर्डेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज हमने x1 और y1 एक डेटा पॉइंट लिया था सारे डेटा पॉइंट में से, तो ये जो इसके अंदर जो डेटा पॉइंट है, इसके अंदर जो डेटा पॉइंट है, उनके लिए x की वैल्यू भी कम होगी, किससे, इस वाले x से, और y की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि x की वैल्यू ये है, अब इसके अंदर जितने डेटा पॉइंट है देखो इस पॉइंट से कम है। ठीक है, और इसी तरीके से y की वैल्यू भी अगर देखें, इस पॉइंट से सारे के सारे इन सभी डेटा पॉइंट की y वैल्यू भी कम है। ठीक है, और अब इस वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं तो देखेंगे कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी डेटा पॉइंट हैं, उनका x वैल्यू भी ग्रेटर है इस x1 पॉइंट से, और y वैल्यू भी ग्रेटर है इस y1 पॉइंट से। ठीक है, मतलब क्या कि दो डेटा पॉइंट कॉन्कॉर्डेंट होंगे अगर xi और x y। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से, सपोज एक पॉइंट है 1,2, 2,3, 4,5, 6,5, 7,3, कुछ इस तरीके से हमने कुछ ऐसे डेटा पॉइंट ले लिए। ठीक है, ये जो डेटा पॉइंट उठाए हम लोगों ने x और y से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये है x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, मतलब दो फीचर से एक एक पॉइंट उठा लिया। इस डेटा सेट को भूल जाओ। ठीक है, अभी फिलहाल हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये x में से उठाया गया है, x फीचर से, ये y फीचर में से उठाया गया है। अब चेक करना है हमें कि क्या ये पॉइंट कॉन्कॉर्डेंट है कि नहीं है, मतलब इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट कॉन्कॉर्डेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर इसका x और इस मतलब इसका x कंपेयर करेंगे, मतलब अगर इसको x1 मान रहे हैं और इसको x2, ये y1 y2, तो अगर x1 लेस है x2 से और y1 लेस है y2 से, तो हमारा कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए निकालना है हम। ठीक है, तो पहले हुआ 1, मतलब इस डेटा पॉइंट से हम लोगों ने मैच कराया तो आया 1, मतलब क्यों, क्योंकि इसका x इससे छोटा है और इसका y इससे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा पॉइंट पे जाएंगे, इसी पॉइंट के लिए अभी कॉन्कॉर्डेंट निकालना है। 1 इससे छोटा है, 2 इससे छोटा है, तो +1 और इसमें हमने कर दिया। 1 इससे छोटा है, 2 इससे छोटा है, तो +1 हमने कर दिया। ठीक है, x भी बढ़ मतलब x भी छोटा है, y भी छोटा है, इस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 इससे छोटा है, 2 इससे छोटा है। ठीक है, +1, तो इस तरीके से इस पॉइंट की जो कॉन्कॉर्डेंट आ गई वो क्या आ गई हमारी, सॉरी 4। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए इसी तरीके से निकालेंगे, इक्वल्स टू, तो 2 1 से छोटा है क्या, नहीं है, तो हम y को भी चेक करेंगे। अगर x बड़ा है तो y भी बड़ा होना चाहिए, x बड़ा है तो y भी बड़ा है, तो कॉन्कॉर्डेंट निकलेगा। ठीक है, तब कॉन्कॉर्डेंट निकलेगा। ठीक, ये याद रखना कि या तो छोटे हों, दोनों के दोनों छोटे हों, या तो दोनों के दोनों बड़े हों। बस सिंपल सा फंडा है कि अगर हमने 2 पॉइंट ले लिए अपने डेटा सेट में, ठीक है, और एक पॉइंट हमने सपोज ये लिया। ठीक है, अब इसका कॉन्कॉर्डेंट निकालना है, तो ऐसे सारे डेटा पॉइंट जिनके लिए x और y की वैल्यू, सपोज ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो इसकी जो x वैल्यू है और y वैल्यू है, वो दोनों इसके x वैल्यू से छोटी, इसकी x वैल्यू इसकी x वैल्यू से छोटी है, और इसकी y वैल्यू इसकी y वैल्यू से छोटी है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्कॉर्डेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर सपोज डेटा पॉइंट हमारा यहाँ है, तो अब या तो x इससे बड़ा हो, मतलब ये इससे छोटा हो, अगर x छोटा है तो y भी छोटा होना चाहिए, बस यही हम कह रहे हैं। ठीक है, x अगर छोटा है, इस पॉइंट का हम लोग कॉन्कॉर्डेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x और y दोनों मैच करा रहे हैं। ठीक है, अगर x छोटा है इसके x से,
और y छोटा है इसके x से, सॉरी y छोटा है इसके y से, तो कॉन्कॉर्डेंट है, नहीं तो नहीं है। जैसे एक पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं और हमारा डिजायर्ड ये है, ठीक है, इसका कॉन्कॉर्डेंट निकालना है। देखेंगे ये इसमें काउंट होगा कि नहीं। तो इसका x इसके x से बड़ा है, तो इसका y इसके y से भी बड़ा होगा तभी कॉन्कॉर्डेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसका y तो इतना ही सा है और जो इसका y है ये बड़ा हो गया, तो ये डिस्कॉर्डेंट में चला जाएगा, ठीक है। ये किस में चला जाएगा, डिस्कॉर्डेंट में, क्योंकि अगर x बढ़, देखो हम लोगों ने मोनोटोनिक का फंक्शन ही यही कहा था कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना चाहिए, और x घट रहा है तो y भी घटना चाहिए, यही होता है मोनोटोनिक, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो सारे पॉइंट जिनका x ग्रेटर, या तो x और y या तो ग्रेटर है या तो स्मॉलर है, वो सारे कॉन्कॉर्डेंट में आ जाएंगे। और जिनका x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, ऐसे डेटा पॉइंट को हम लोग डिस्कॉर्डेंट में डालेंगे। अब वापस से हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर इसमें देखेंगे तो इस पॉइंट से जितने भी ये वाले पॉइंट है इन सब के लिए x और y छोटे हैं, और इन पॉइंट के लिए x और y इस पॉइंट से बड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले पॉइंट और सपोज यहाँ पर भी कुछ पॉइंट होते, तो इनके लिए x वैल्यू तो हमारी क्या है, इसके लिए x वैल्यू तो बड़ी लेकिन y वैल्यू छोटी है, इसके लिए भी x वैल्यू बड़ी है लेकिन y वैल्यू छोटी है, इसके लिए भी x वैल्यू तो बड़ी है y वैल्यू छोटी है। इसी तरीके से यहाँ जो डेटा पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका x वैल्यू छोटा होता, y वैल्यू बड़ी होती, x वैल्यू छोटा होता y वैल्यू बड़ी होती। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ। हेलो, ओके। तो ये डेटा पॉइंट डिस्कॉर्डेंट होंगे, ये डेटा पॉइंट कंकॉर्डेंट होंगे। तो इस पॉइंट, हर एक पॉइंट का हम लोग कंकॉर्डेंट निकालेंगे। जैसे इसका अभी हम लोग निकाल रहे हैं, तो इनका काउंट प्लस इनका काउंट ये हो गया इस पॉइंट का कंकॉर्डेंट, और इनका काउंट क्या हो गया, डिस्कॉर्डेंट। इसी तरीके से इस पॉइंट का भी निकालेंगे कंकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट, इस पॉइंट का भी निकालेंगे, इसका भी, सब हर एक पॉइंट का निकालेंगे, ठीक है। तो अब जितने भी कंकॉर्डेंट आएंगे, हर एक डेटा पॉइंट के जितने भी कंकॉर्डेंट आएंगे उन सबका सम करेंगे तो हमें एनसी मिल जाएगा, और जितने डिस्कॉर्डेंट आएंगे उन सबका सम करेंगे तो वो डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एनसी मतलब कंकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट में सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवाइडेड बाई n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो वो रिटर्न करके देगा टी ए, इसको बोलते हैं टाउ। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो एक जगह फेल होता है। सपोज हमारे जो डेटा पॉइंट रिपीट कर जाते हैं, सपोज हमारे पास 10 डेटा पॉइंट होंगे, मतलब ये फेल नहीं करता है बट उनको कंसीडर नहीं करता है, उनको कंसीडर नहीं करता है। जैसे हमारे पास x और y डेटा पॉइंट सपोज 10 टाइम आया था डेटा सेट में, 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2, तो उस केस में हम लोग उसको कंसीडर इस फॉर्मूले में नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको कंसीडर करने के लिए टाउ बी निकाला गया, ठीक है, टाउ बी, टाउ ए ये हो गया हमारा, टाउ बी निकाला गया जिसका फॉर्मूला क्या था, एन सी माइनस एन डी डिवाइडेड बाई एन जीरो माइनस एन वन और एन जीरो माइनस एन टू। अब ये एन वन क्या है और एन टू क्या है ये देख लेते हैं। तो एन वन क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, टी समेशन ऑफ टी आई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। टी आई क्या है, नंबर ऑफ टाइड वैल्यू, मतलब कितने टाइड हो रहे हैं, जैसे 1,2 कितनी बार आ रहा है वो काउंट हो गया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वांटिटी मतलब पहली क्वांटिटी के लिए, और इसी तरीके से म्यू यू सॉरी यूजे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइड वैल्यू इन जेथ ग्रुप। ये किसके लिए है, ith ग्रुप के लिए, ये जेथ मतलब दो फीचर ले रहे हैं, तो पहले फीचर के लिए टी आई है और दूसरे फीचर के लिए यूजे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फीचर में जितने रिपीटेड होंगे उससे n1 निकलेगा, दूसरे फीचर में जितने रिपीटेड होंगे उससे यूजे निकलेगा। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें टीबी निकल आएगा, हमारा टीबी निकल आएगा, ठीक है। अब जो टीसी है, टाउ सी, अच्छा इसमें हम लोग दोनों चीज, क्योंकि पेयर्ड जितने भी रिपीटेड एलिमेंट हो रहे हैं उनको काउंट कर रहे हैं, है ना, उनको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टाउ सी। टाउ सी का फॉर्मूला होता है एन सी माइनस एन डी, टू टाइम्स ऑफ एन सी माइनस एन डी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम। बेसिकली ये क्या किया है, जो
इस फॉर्मूले में n जीरो है ना, n जीरो क्या है, n-1 डिवाइडेड बाई 2, इसी 2 को ऊपर ले जाके यहाँ पर रख दिया है इस TC, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से आया, ये जो नीचे 2 था वो उसको उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक। और NC माइनस ND डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, आई मीन देखते हैं एन स्क्वायर क्या है, एन तो वही नंबर ऑफ रोज है, एन स्क्वायर इंटू m-1, m क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में से जो मैक्स होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में से जो मैक्स होगा पूरे डेटा सेट में, उसी को हम क्या करेंगे, सॉरी मिनिमम होगा, मिनिमम, मैक्स नहीं मिनिमम, ठीक है। ये लिखा हुआ है मिन ऑफ आर और सी, नंबर ऑफ रोज आर है, सी क्या नंबर ऑफ कॉलम, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो एम होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और हमें फिर जो टीसी है वो मिल जाएगा, ठीक है। टाउ का क्या कहते हैं, टाउ सी की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एक स्कोर मिल जाएगा, जो जिसको कैंडाल स्कोर बोल सकते हैं या टी स्कोर बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज और, ये टाउ सी जो है तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब सपोज एक डेटा पॉइंट और दूसरे डेटा पॉइंट की स्केलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब अगर पहला फीचर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और दूसरा फीचर है सपोज 1 फिर 10 फिर 100 फिर उसके बाद 1000, मतलब एक स्केल हो रहा है 1 से, दूसरा स्केल हो रहा है 100 से स्केल हो रहा है। तो इस तरीके के जब हमारे पास फीचर हो तो उस केस में टाउ सी अच्छा रिजल्ट देता है, इसीलिए टाउ सी बनाया गया। बट ये आई मीन आई होप समझ में आ गया होगा, बट यहाँ पर एक वही प्रॉब्लम है रिपीटेड एलिमेंट वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई हम लोगों ने कंसिडरेशन नहीं किया हुआ है, टी सी या टी आई या म्यू आई हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट हाँ, ये तब अच्छा रिजल्ट देगा जब हमारे पास स्केलिंग का डिफरेंस हो, पहला फीचर और दूसरे फीचर के बीच में स्केल अलग हो, जैसा पहला सपोज 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा 10 से इंक्रीमेंट हो रहा है, पहला 10 से इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप हो तो टी सी अप्लाई करते हैं, मतलब टाउ सी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा कोड करके देखते हैं, सिंपल। हम लोग पहले पाइथन से करेंगे, ठीक है। आई मीन सॉरी, पाइथन से कह रहे हैं, डेटा फ्रेम के अंदर इनबिल्ट, आई मीन पेंडास के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है कोरिलेशन, और उसमें जब मेथड कैंडाल पास करते हैं तो ये इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स रिटर्न करके देता है। जैसे हम लोगों ने एक डेटा सेट ले लिया जिसमें एक्स में कुछ डेटा पॉइंट है, वाई में कुछ डेटा पॉइंट, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद df डॉट corr मेथड इक्वल्स टू कैंडाल, बहुत सारे मेथड हैं यहाँ पर, ठीक है। कैंडाल के अलावा भी जैसे पियर्सन, स्पीयरमैन, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कैंडाल मेथड का यूज करके कोरिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास दो फीचर हैं, तो जो मैट्रिक्स हमें रिटर्न होगी दो दो 2 by 2 की रिटर्न होगी, तो जीरो का जीरो के साथ कोरिलेशन 1 है, जाहिर सी बात है 1 ही होगा क्योंकि सेम है, और जीरो का 1 के साथ कोरिलेशन 0.84 रिटर्न करके दे रहा है ये, ठीक है। तो 0.84 के करस्पॉन्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि 0 और 1 हाईली कोरिलेटेड है, और आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हाईली कोरिलेटेड दिख भी रहा है, 1 1 1 2 4 3, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, फिर 5 6 6 5 7 8 इंक्रीज हो रहा है, बट कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा सा वो एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो TL डॉट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है बट कहीं कहीं डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक। बट ओवरऑल क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा सेट पे कैंडाल टेस्ट लगाना बढ़िया है। तो जब भी कैंडाल टेस्ट लगाने जाओ तो पहले प्लॉट करके देख लो कि ऐसा कुछ है क्या फंक्शन के बीच में, है ना, मतलब दो फीचर के बीच में अगर ऐसा है तो कैंडाल टेस्ट अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पर स्पीयरमैन अच्छा, सॉरी स्पीयरमैन और पियर्सन अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले डेटा फ्रेम क्रिएट किया, कोरिलेशन फाइंड आउट किया,
तो कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो इसकी एक मैट्रिक्स हमें रिटर्न होगी। मैट्रिक्स को हीट मैप के थ्रू प्लॉट कर लेते हैं। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं सब ऑन को, सॉरी, यहाँ पर हमें स्टोर करना पड़ेगा इस कोरिलेशन को किसी एक वेरिएबल में। तो सी ओ आर हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर सी ओ आर को प्लॉट करेंगे हम लोग, और हम लोग रन कराते हैं और हीट मैट्रिक्स उसी तरीके से प्लॉट करते हैं कोरिलेशन वाली। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो फीचर थे तो दो का हम लोगों ने कोरिलेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो 85% ये दोनों मैच कर रहे हैं और सेम फीचर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो टोटली मैच करेगा, है ना। तो हम लोगों ने ये रैंडम डेटा सेट पे किया है। अब एक काम करते हैं, आयरिस डेटा सेट पे करते हैं। तो आयरिस डेटा सेट इंपोर्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। आयरिस डेटा सेट इंपोर्ट किया। अब इसमें जो आईडी कॉलम है और स्पीसीज कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं और फिर उसके बाद कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। मेथड कैन डाल स्कोर को स्टोर कर लेंगे और उसका हीट मैप ड्रॉ कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स मिलेगा। इससे पता चल रहा है हमें कि 0.80 अगेन पेटल लेंथ, पेटल विथ हाईली क्या है, कोरिलेटेड है, ठीक है। और जो ये इसको देख सकते हैं कि सेपल विड्थ और पेटल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ऑलमोस्ट नन के बराबर है। जैसे 1.0 माइनस में 0.18, तो क्लोज टू जीरो है, तो इनके बीच का कोरिलेशन नहीं है। और ये तो ऑलमोस्ट 0.072 है, तो ये तो बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या, कोरिलेशन कैंडाल के थ्रू। बट एक चीज़ हमारी अभी रह गई है, वो क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अगेन हमें स्कोर चाहिए और पेंडास स्कोर हमें रिटर्न करके नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी 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 स्कोर रिटर्न करके देगा, स्कोर रिटर्न करके देगा। बट उस पर्टिकुलर स्कोर के लिए अल्फ़ा वैल्यू नहीं रिटर्न करके देगा। तो हम एक काम करते हैं, साइपाई लाइब्रेरी के अंदर कैंडाल टाउ है। जैसे अभी जो हम लोगों ने आज असाइनमेंट देखा है कि स्पीयरमैन पे आप लोगों को स्पीयरमैन टेस्ट करके उसके करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू के बेसिस पे आप लोगों को डिफाइन करना है कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, 0.05 है। अब हम लोग जब साइपाई के अंदर जो कैंडाल टेस्ट है, कैंडाल टाउ है, जब इसका यूज़ करते हैं तो ये दो चीज़ रिटर्न करके देता है। एक तो स्कोर रिटर्न करके देता है और उस पर्टिकुलर स्कोर की सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। और वही चीज़ हम करेंगे कि अगर इसका सिग्निफिकेंस लेवल पी वैल्यू क्या है हमारी 0.05, सॉरी अल्फा अल्फा, ठीक है। तो ये जो पी वैल्यू निकल के आ रही है कैंडाल की, मतलब सिग्निफिकेंस लेवल निकल के आ रही है, उसको हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05 उससे कंपेयर कराएंगे। और अगर ग्रेटर है तो उस केस में सैंपल आर अनकोरिलेटेड, ठीक है। मतलब पी की वैल्यू जाहिर सी बात है कि ग्रेटर आएगी तो हमारा अनकोरिलेटेड है, अगर लेस आएगी तो कोरिलेटेड है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पर काम करते पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, इतने का आउटपुट देख लेते हैं, पी स्कोर और वो हमें जो दो चीज़ें रिटर्न होकर मिल रही हैं। यहाँ पर प्रिंट भी करा लेते हैं। यहाँ पर एक रैंडम डेटा सेट जनरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये आया कोरिलेशन और ये आया उसकी पी वैल्यू। अब ये 2.36 नहीं है, यहाँ पर एंड में देखो e⁻²47 है, मतलब 0.000000 ऐसे करके करते हुए 2 फिर आया होगा, मतलब 247 टाइम्स जीरोस होगा फिर 2 आया होगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, 0.05 से बहुत ही छोटी वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा फीचर है, मतलब ये दोनों क्या है, हाईली कोरिलेटेड है। इसीलिए 70 से हमें पता चल रहा है कि हाईली कोरिलेटेड है, और इसीलिए सिग्निफिकेंस लेवल इसका 0.05 से कम है। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, 0.05 से कम है। अगर ये वैल्यू 0 के आसपास होती तो इसका जो सिग्निफिकेंस लेवल होता,
मतलब पी वैल्यू जो होती वो 0.05 से क्या होती, लेस होती, 0.05 से क्या होती, लेस होती, और सॉरी ग्रेटर होती, ग्रेटर होती। हम असल में कंफ्यूज हो जा रहे हैं उसमें, सिग्निफिकेंस लेवल और स्कोर के बीच में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो जीरो, अगर हम लोग उसकी बात करें, किसकी, पी वैल्यू की बात करें, तो पी वैल्यू हमारी इस तरफ बढ़ती है, ठीक है। 0.05 ये होगी, मतलब 5% इसके बाद के डेटा होंगे और 100% इसके बीच में होंगे, मतलब सॉरी 95% इसके बीच में होंगे। तो इधर वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू इधर घटती है और इधर बढ़ती है, और जबकि जो स्कोर होता है वो हमारा इधर की ओर बढ़ता है, ठीक है, इस तरफ बढ़ता है, ठीक, समझ गया। तो पी वैल्यू इधर से कम होगी, मतलब सॉरी कम नहीं होगी, बढ़ेगी, उल्टा हम बोले, इधर बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 0.05 का मतलब क्या है, ये जो डेटा पॉइंट है वो 5% है टोटल डेटा सेट के। एक बार फिर से बताते हैं, कुछ इस तरीके से, ये एक्स और वाई है, तो यहाँ पर कहीं सपोज 0.05 है, 0.5, और इधर जो है परसेंटेज बढ़ेगा, मतलब डेटा पॉइंट टोटल अगर 100 डेटा पॉइंट है तो 5 डेटा पॉइंट इस रीजन में लाई करेंगे और बाकी 95 डेटा पॉइंट इस रीजन में लाई करेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल इधर क्या होता है, हमारा घटता है, सॉरी बार बार कह रहे हैं घटता है, इधर बढ़ता है और इधर घटता है, जबकि स्कोर वैल्यू क्या होगी, इधर से इधर जाएगी, ठीक है, इधर से जो हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कोर वैल्यू होगी वो इधर से इधर जाएगी, ठीक है, तो इधर की ओर बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने केंडाल टेस्ट देखा। अब इसके बेसिस पे फिल्टरिंग करनी है तो वही इफ एल्स कंडीशन लगा के फिल्टर कर सकते हैं। अब जो आज का जो टेस्ट है आप लोगों का वो यही है कि आप लोग इस केंडाल टेस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे विदाउट लाइब्रेरी, और सबसे सिंपल फार्मूला टाउ ए के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, टाउ ए के लिए, टाउ बी सी नहीं, टाउ ए के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे कि टाउ ए के बेसिस पे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब अगर कोडिंग करनी है तो कैसे करेंगे विदाउट फंक्शन, विदाउट ये कोरिलेशन फंक्शन या साइपाई फंक्शन, ठीक है। तो आधा घंटा है, देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग पूरा इम्प्लीमेंट कर लें, जितना भी आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वही वही देखना है कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आधे घंटे में हमें पता नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आप लोग इम्प्लीमेंट करिए, देखते हैं कि आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कैंडाल टेस्ट। हम लोगों ने काफ़ी सारे टेस्ट देख लिए हैं, ठीक है। अब डायमेंशन में अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे पीसीए। पीसीए के थ्रू कैसे डायमेंशन का रिडक्शन करते हैं, फिर जो डेटा सेट का डायमेंशन का जो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, डायमेंशन को हम लोग चूज़ जो है दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इम्पोर्टेंट फीचर सेलेक्ट कर लें या तो डायमेंशन जितने भी हैं उनको जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको रिमूव कर दें। तो या तो डायमेंशन रिडक्शन कर सकते हैं या तो फीचर सेलेक्शन करके हम लोग पूरे डेटा सेट की जो डायमेंशन है वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले डायमेंशन का रिडक्शन कैसे करते हैं। डायमेंशन का रिडक्शन कैसे करेंगे उसके बेसिस पे हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो कैंडाल टेस्ट इतना ही। अब कोरिलेशन के बेसिस पे हम लोगों ने लगभग सारे एल्गोरिदम देख लिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे पीसीए। तो अब इसके बाद आप लोग अभी आधे घंटे के लिए टेस्ट देंगे जिसमें आप लोग को कैंडाल को इम्प्लीमेंट करना है।